अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने लगे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। एक्चुअली इससे पहले हम लीविस कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद हमने देखा कि उसमें कुछ कमियां थीं। उन कमियों को दूर किया किसने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। और वहां पर हमने सीखा कि किस तरह से बॉन्ड बनते हैं। लेकिन वीबीटी भी इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी और उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। वीबीटी की लिमिटेशंस को जोड़ दिया गया, या कह लीजिए लिमिटेशंस को थोड़ा दूर करने के लिए वीबीटी के साथ हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ी, जो कि थी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। यानी अगर आप वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन डाल दें उसको बढ़ाने के लिए, तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि काफ़ी सारे ऐसे मसाइल जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक्सप्लेन कर सकती है। एक्चुअली वहाँ पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल का तस्वर है और यहाँ पर भी है, लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल वीबीटी में हमने पढ़े थे उससे बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड बनाते हैं। इससे पहले कि हम इस हाइब्रिडाइजेशन को समझें कि ये क्या होती है और कैसे काम करती है, अब तक आपको इतना समझ में तो आ गया है कि ये एक्चुअली एक एक्सटेंशन है, या समझ लीजिए पार्ट है ऑफ द वीबीटी, और इसको आप अलग से भी एक थ्योरी के तौर पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो बेसिक लिमिटेशंस क्या थी जो वीबीटी में थी और हाइब्रिडाइजेशन में आ जाने के बाद वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती हैं। वीबीडी की लिमिटेशंस में जो ज़्यादा अहम है वो यही है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, पैरामैग्नेटिक करेक्टर ऑफ द ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये आप अपने पास पॉइंट लिख सकते हैं और ये आपके पास समझ लीजिए कि एक नंबर का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा भी हो सकता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या ऐसे आयन हो, तो उनको भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब आते हैं इस बात पर कि हाइब्रिडाइजेशन जो हम करने जा रहे हैं इसके क्या है फायदे। तो यहाँ पर जो बेसिक एडवांटेजेस हैं ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वो ये है कि ये शेप बता सकती है, ओरिएंटेशन, बल्कि यूं कह लें कि जो हम वीबीटी के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप पढ़ते थे उसको एक नया लुक देती है। कौन? हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी। शेप, ओरिएंटेशन नहीं देती है, मतलब वो एक आम ओरिएंटेशन नहीं रहेगी, अब थोड़ी सी मखसूस खास हो जाएगी। इसके अलावा ये याद रहे कि जो हमारे पास ओरिएंटेशन है या शेप है, ये उन ऑर्बिटल्स की होती है हमेशा जो कि वैलेंस शेल होता है, या कह लीजिए वो इलेक्ट्रॉन जो हमेशा वैलेंस शेल का हिस्सा होते हैं वो ही हमेशा नए बॉन्ड बनाते हैं। तो वो जहां पर पाए जाते हैं एटम में, हम उसे बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को एक नई शेप दी है, एक नई ओरिएंटेशन दी है। कैसे दी है ये हम देख लेते हैं अभी कुछ देर बाद। और डिटरमिन द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स के बारे में बता सकती है कि इसकी शेप क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है। इससे पहले वीबीटी के अंदर ये थोड़ा सा एक नुक्स था। फिर इसके बाद लास्ट में हम थोड़े से एक और जिक्र करते हैं, वो है इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। यानी वीबीटी के मुताबिक अगर हम कार्बन को देखें तो आपको ये बात याद होगी कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो जब हम इसकी एटॉमिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2, अच्छा इसको आप 2 भी लिख सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भी लिख सकते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन में, मतलब एक ऐसे और एक उलट। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अगर क्लॉकवाइज, तो दूसरा उसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये हमारे पास चंद रूल्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन फिर इंशाल्लाह इसे यहाँ डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन आपको ये बात पता हो कि एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे तो दोनों का जो घुमाव है, स्पिन है, वो ऑपोजिट होगी। जिसे शो करने के लिए हम ऐसे शो कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ, एरो डिफरेंट कर दिए। इसके बाद 1s2, फिर उसके बाद 2s2, और इसके बाद 3p। अच्छा, जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कुछ खास किस्म के ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि अब तक आप ये जानते हो कि पहला शेल होता है, दूसरा शेल होता है और तीसरा शेल भी होता है। तो पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, फिलहाल ये 3p लिख दिया मैंने, ये 2p ही रहेगा। 2 मतलब दूसरा शेल। तो कार्बन में कुल 2 शेल है,
पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है 6 में से, और बाकी जो 4 बचे वो आपके पास दूसरे शेल में होंगे। तो दूसरे शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो 2 किस्म के हैं, वो sb है और pb है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन s में होंगे और कुछ p में होंगे। आमतौर पर जब हम छोटी क्लासेस में लिखते हैं तो कुछ यूं लिख देते हैं 1s2 2s2, कितने हो गए 4। जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो हम यहाँ पे 2p2 कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हम डीजेनरेट ऑर्बिटल भी लिखेंगे। ये समझ लीजिए कि बड़े शेल में, जैसे कि आपने सीख चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में, कि अगर k l m n है तो उसके अंदर कुछ और भी रास्ते होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने का इम्कान होता है, यानी s p d f। तो अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि इनमें भी मजीद क्या होते हैं, डीजेनरेसी होती है, या कह लीजिए मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, या आप कह लें डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स, या स्पेसिफिक यानी कि स्पेशली बोले डीजनरेट ऑर्बिटल। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप चैप्टर 5 पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं पढ़ा तो आप देखें, आप समझ लें कि एक होता है के, फिर एल एम। तो सपोज कीजिए एल में एस बी है और पी बी है, और फिर पी को मजीद तकसीम कर सकते हैं किसके अंदर, ओरिएंटेशन के एतबार से पी एक्स पी वाई और पी जी के अंदर। तो यही चीज हम कर रहे हैं यहां पर कि अब के बार हम लिखेंगे पी एक्स, इसी तरह से पी वाई और पी जी। रूल ये कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो भाई जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर मैंने 1 और ये 2 और ये 3 जो लाइन लगाई है ये डिफरेंट लेवल्स पर है, और ये जो लेवल है ये एक्चुअली एक एनर्जी लेवल है। तो जो लोअर एनर्जी पर है उसको हमने माना है 1s, फिर हाई एनर्जी पर 2s जो कि दूसरा शेल है, 2px 2py 2pz भी उससे ऊपर है। लेकिन 2px 2py और 2pz जो है ये आपको सेम लेवल पर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी एनर्जी सेम है। जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो रूल्स के मुताबिक कुछ ऐसे करते हैं कि पहले एक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, फिर दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, फिर तीसरे को देते हैं, और अगर मजीद इलेक्ट्रॉन हो फिर वापस 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। लेकिन चूंकि कार्बन के मामले में हमारे पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही हो चुके थे, और 5वां और छठा इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है। यानी अगर हम गौर करें तो कार्बन के पास 1 और 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है, या ऑर्बिटल्स है, और यही वीबीटी के मुताबिक वो ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप करने के बाद बना सकते हैं बॉन्ड। तो कार्बन वीबीटी के मुताबिक बना सकता है सिर्फ 2 बॉन्ड, ठीक है जी, और इसको हम कहते हैं डाइवेलेंट नेचर। तो इस तरह से तो हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी बनाता है, 2 तो नहीं बनाता। फिर हम वीबीटी के मुताबिक 4 वैलेंसी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यही लिखा था कि जो लिमिटेशन थी वीबीटी के अंदर वो ये थी कि ये कार्बन का जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर था, जैसे ये यहां लिखा है इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन तो एक्सप्लेन कर सकती है लेकिन वीबीटी बगैर हाइब्रिडाइजेशन के एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो ये भी इसके अंदर एक लिमिटेशन है। तो बहरहाल अब वो लिमिटेशन दूर होने लगी है, वो कुछ इस तरीके से कि हम हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। मैंने अभी तक आपको ये बात समझाई है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और किस तरीके से कार्बन की डाइवेलेंट नेचर है। लेकिन रियल तो कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। तो टेट्रावेलेंट कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे। हम कहते हैं कि ये जो आपके पास मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है कार्बन की, ये ग्राउंड स्टेट पर है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट पर कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे होगी। लेकिन ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से उठकर जंप कर कर पहुंच जाता है एक खाली ऑर्बिटल के अंदर। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन, यानी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाना तभी मुमकिन है जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी वसूल करता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किसी सिस्टम में इंक्रीज करती है तो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो एक्साइटेशन के बाद एक नई स्टेट आएगी वो कुछ ऐसे आने वाली है। यानी आपके पास 2s, में फिलहाल 1s नहीं लिख रहा हूं, मैं 2s से स्टार्ट कर रहा हूं। तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया,
2px के पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन था, 2py के पास भी पहले ही इलेक्ट्रॉन था और 2pz के पास अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है। इस तरह अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि शो करते हैं कि अब कार्बन 4 ओवरलैप कर सकता है और इसके नतीजे में वो बनाएगा 4 वैलेंसी, यानी अब कार्बन टेट्रावैलेंट कहलाया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि इस सूरत में कार्बन रिएक्ट नहीं करता, मतलब एक्साइटेड स्टेट में। अब उसको एक ऐसी स्टेट में जाना होगा जिसके अंदर वो स्टेबलाइज्ड हो जाए, ठीक है ना, और वही कहलाएगी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। उसमें होता यह है कि हम ये एक और ये मुख्त दो या कह लीजिए दो किस्म के एनर्जी के लेवल्स पर मौजूद जो ऑर्बिटल्स हैं ये सब के सब आपस में मिल जाएंगे। और कितने मिले हैं? 4। और कितने बनेंगे? वापस ये मिलकर वापस बनेंगे 4 ही नए बनेंगे। और ये जो नए बनेंगे 4, उन चारों का नाम होगा इस बुनियाद पर कि कितने मिक्स हुए थे, यानी 1 S और 3 P मिक्स हुए हैं तो हम इसको कहेंगे sp3, यानी 4 या आप कह लीजिए FOUR, 4 बनेंगे नए क्योंकि 4 ही मिले थे और उन सब का नाम अब 2s 2px 2py 2pz नहीं है बल्कि उनका नाम है sp3। तो 4 sp3 बनेंगे। अब मैं थोड़ा सा ये बताता चलूं, यानी साथ ही जिक्र कर रहा हूं कि लिमिटेशन कैसे दूर हो रही है, और दूसरा मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, उसको डिफाइन करने लगे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की आधी तारीफ तो कंप्लीट हो गई है। वो इस तरह से कि अगर मैं यूं लिख दूं, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट और ये आपके पास हाइब्रिडाइज स्टेट। चाहो तो इन चारों को 4 दफा लिख लो। ये देखो मैं लिख देता हूं sp3 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 और sp3। अब ये 4 लिखने की जरूरत नहीं। और एक बात और कि इसका लेवल भी सेम है। अब आपको कुछ समझ में आया, वो ये कि जो नया हमारे पास आने वाला ये जो स्टेट है या कह लीजिए एक नया क्या कहते हैं एक नई सिचुएशन है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो 3 किस्म की स्टेट हो गई। आपने भी लिखनी है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अगर अगर हम तारीफ करें तो हम कहेंगे व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी इंटरमिक्स, मिल जाएं, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल्स या न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, देन दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, यहां पर 2 शर्तें भी ऐड करनी पड़ेंगी। एक तो मैंने कंप्लीट कर दी है शर्त, वो ये है कि जब आप नए बनाओगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, देखो बेटा ये स्टेट है हाइब्रिडाइज्ड, इसमें जो ऑर्बिटल है वो कहलाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उनकी एनर्जी क्या है? वो सेम होनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं सेम एनर्जी। सेम एनर्जी दिखाने के लिए मैंने ये लाइन लगाई है जो कि चारों के चारों के लिए बराबर है या चारों इसी लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने सेम एनर्जी लेवल का इन्हें कह दिया। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको कुछ और भी दिखाऊं, जैसे मिसाल के तौर पर हम मानते हैं कि जो एस की शेप होती है वो गोल होती है, सफेरिकल। पी एक्स को आप ऐसे करके शो कर लो, पी वाई को आप ऐसे करके वाई एक्स यानी एक्सेस पर ओरिएंट कर लो, और ये आपके पास पीछे आगे। तो ये आपके पास क्या है? शेप्स हैं। लेकिन जब ये मिक्स होते हैं तो इनकी शेप भी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूं, चारों की जो शेप है वो सेम टू सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने कुछ और सीख लिया, वो ये कि जब नए ऑर्बिटल्स बनेंगे तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी। तो यहां पर डेफिनेशन होती है कंप्लीट। वो क्या? हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस in which orbitals of different energy and shape intermix to form orbitals of same energy and same shape। और ये कर लेने से अब क्या होगा? अब हम एक ज्योमेट्री बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि अगर ये मैंने कार्बन के साथ किया है तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हुई है। तो कार्बन का ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के आप गिर्द एक, ये इसी तरह से 2, इसी तरीके से 3 और आखिर में 4। ये क्या बना सकते हैं? ऑर्बिटल्स। अब समझ लीजिए कि ये कार्बन का एटम है और उस कार्बन के एटम में जो
न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान है, वो कुछ इस तरह से ओरिएंट किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा। अगर इसमें थोड़ी सी खासियत आप देखें तो बड़ी आसान सी है। वो क्या? वो ये है कि अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊं तो ये आपको एक टेट्राहेड्रॉन नजर आएगा। तो ये एक ज्योमेट्री भी है, जिसे हमने यहाँ पर सीखा कि ये ज्योमेट्री देता है। तो ये ज्योमेट्री जो है दैट इज कॉल्ड, फिलहाल तो हमने बनाई है टेट्राहेड्रल। और ये वाली बात याद रहे कि जब भी एक एस और तीन पी मिक्स होते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। और जो एंगल है वो भी आपके पास यहाँ पर देखा जा सकता है। मैं फिलहाल इस एंगल को कुछ ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये ऑर्बिटल्स हैं और जो एंगल आएगा वो 109.5 डिग्री होगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो शेप देखें, ये ज्योमेट्री भी आ गई, ये आपके पास उसका एंगल भी आ गया। जब हम इस तरह के एंगल को या फिर उसकी ओरिएंटेशन को या जैसे हम उसकी शेप को लेकर आते हैं तो हम बोलते हैं कि एक्चुअली हम उसकी ज्योमेट्री डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आमतौर पर शेप जो है वो एक सिंपल सी जो दिख रही होती है, लेकिन अगर उसमें हम डिफरेंट, जैसे मैंने कहा, बॉन्ड लेंथ ऐड कर देते हैं, एंगल्स ऐड कर देते हैं, और वो एक्स वाई जी के अंदर कहाँ रहता है एक्चुअली बात ये है, तो वो उसकी ज्योमेट्री बन जाती है। तो आपने देखा कि वाकई में हाइब्रिडाइजेशन से हमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करने में फायदा हासिल हुआ है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए से नहीं होता था। तो अब तक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फाइनली जो डेफिनेशंस आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है और उसको रिलेट करना है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। वो कैसे? अ प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये है जी एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ये एस, इसकी भी एक शेप है। इसी तरह से पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, ये सब के सब क्या है? ये आपके पास है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप। देखिए शेप तो आपको अलग नजर आ रही है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो मैंने एनर्जी लेवल बनाया था, इसमें आपको एनर्जीज का डिफरेंस भी नजर आ रहा है। लेकिन देखें वो एक लफ्ज हमने ऐड किया है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता। देखें ये दूसरे शेल का एस है, ये दूसरे ही शेल का पी है, तो दूसरा शेल कौन सा होता है? एल। एल शेल के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ये नहीं कि आप कहो कि भाई ये एस ले लो दूसरे शेल का और चौथे शेल का आप पी ले लो, ऐसे नहीं। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होनी चाहिए, बहुत हेल ऑफ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं फिर दोबारा से बात समझा देता हूं कि देखो भाई, न्यूक्लियस के जो करीब होता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो ये आपके पास वो है जी, समझ लीजिए के शेल, ठीक है। इसको आप के भी बोल सकते हो, इसको आप जस्ट एस भी बोल सकते हो। फिर इसके बाद आपके पास दूर हो जाता है एल शेल। तो जो एल शेल है, इसके अंदर मजीद मैं कहता हूं दो रास्ते हैं, या कह लें दो ऐसे लेवल्स हैं जिसका अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो न्यूक्लियस से करीब है, जिसका नाम रखोगे आप एस, और जो न्यूक्लियस से दूर है उसका नाम रखोगे आप पी। तो दूसरा ही शेल है, ठीक है, और उसमें एस भी है और पी भी है। तो आप देख रहे हो, अगर मैं इसी तरह से एक और रास्ता बना दूं, फॉर एग्जांपल के एल के बाद एम, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें भी ऐसा है कि आपके पास एम है और यहां पर अब के बार क्या होगा? एस भी होगा, जैसे कि मैंने यहां दिखाया ये एस, आपके पास पी भी होगा और डी भी होगा। इसका नाम एस, इसका नाम पी, इसका नाम डी। एस न्यूक्लियस से सबसे करीब, पी उससे दूर, और जो डी है वो सबसे दूर। तो बहरहाल ये नहीं कर सकते कि एस ले लें दूसरे शेल का और पी ले लें तीसरे शेल का। क्यों? क्योंकि यहां पर तो एनर्जी गैप ज्यादा आ गया है। तो यही बात आपको समझानी है कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे? आपस में इंटरमिक्स मिल जाएंगे टू फॉर्म। देखो भाई, ये आपस में 1 2 3 मिल गए, और मिलने के बाद इन्होंने बनाया हाइब्रिड, तब्दील शुदा ऑर्बिटल्स, यानी उनका नाम है, जैसे मैंने रखा है इसकी बुनियाद पर, कि एक एस और तीन पी मिले थे तो sp3 4 बने हैं।
अगर एक s और 2 p मिल जाते तो फिर ये क्या बन जाता, यानी एक s और 2 p मिल जाते तो ये sp2 ऑर्बिटल बनाते। बहरहाल उसका जिक्र हम अभी टाइप्स में करेंगे और आगे चलते हैं। फिर इसके बाद वो लिखता है कि जब ये मिक्स हो जाने के बाद बनेंगे दोबारा से नए, तो वो एक तो हाइब्रिड होंगे यानी तब्दील शुदा होंगे, इनका नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल रखा जा सकता है। और इनकी जो एनर्जीज हैं वो सेम होंगी, जैसे मैंने एनर्जी लेवल आपको यहाँ पर दिखाया है, एनर्जी लेवल सेम पर है, तो उसका मतलब है इन सबकी एनर्जी एक जितनी है, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। देखो यहाँ पर सपोज कीजिए ये मैंने आपको चारों शक्लें तो सेम दिखा दी है, ये दिखाने की खातिर कि एनर्जी कि इनकी शेप सेम होती है और एनर्जी भी सेम होती है, लेकिन गौर करें तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, डिफरेंट ओरिएंटेशन नजर आ रही है। अगर आपको ये बात समझ में ना आए तो मैंने ये बात पहले भी वैसे बताई हुई है, मैं दोबारा से जिक्र कर देता हूँ कि ये कुछ ऐसे है। तो देखें ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है ये आपके पास क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और ये डिफरेंट है ओरिएंटेशंस। ठीक है, तो बहरहाल इसको आप कॉपी पे बनाएं, आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने कुछ कोशिश की है, मैंने विस्पर थ्योरी में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे और रिपल्शन थ्योरी में भी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो बहरहाल ये जिस तरह बनाना चाहें, अब हाथ में सुराख नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि किसी हद तक आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि सब के सब जो एंगल हैं वो आपके पास बराबर है। ठीक है जी, यानी 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। तो देखें भाई डिफरेंट ओरिएंटेशन में ये वाले जो नए बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो आ गए हैं, और यही डेफिनेशन जो कि बनाई हुई दिखाई गई है, फ्रॉम द ग्राउंड टू एक्साइटेड एंड फाइनली द हाइब्रिडाइज्ड, और यही चीज लिखकर भी दिखाई हुई है कि क्या होती है जी हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर चलते हैं आज के, और वह है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। टाइप्स में बेसिकली हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स हैं, sp3, sp2, sp, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल हैं। इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं जिसके अंदर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, यानी वहाँ पर d sp3, d2 sp3 इस तरह के भी नाम हो सकते हैं। बहरहाल हमारे सिलेबस में सिर्फ तीन किस्म की हाइब्रिडाइजेशन शामिल है। इन हाइब्रिडाइजेशन को हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने फिलहाल sp3 के एतबार से कि इसमें एक s और 3 p मिक्स हो रहे थे वो आपको एग्जांपल दी है। और अगर आप सोचें कि हम एक मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, अकेले एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, यानी होती तो एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन हम ये उस वक्त करते हैं जब वो बॉन्ड बनाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई भाई, कार्बन ने बॉन्ड तो किसी से बनाया नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अगर इसके पास आ जाए हाइड्रोजन अपने s के साथ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1 और s क्या होता है स्फेरिकल, तो अगर s आ जाए यहां पर इधर ओवरलैप करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि ये आपके पास अब एक मॉलिक्यूल बन गया जिसका नाम है, पहले वो कार्बन था अकेला, अब यहां पर हाइड्रोजन भी है, तो ये आपके पास CH4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आपको यहां पर दिखाई गई। ज्योमेट्री वही रहेगी, एंगल वही रहेगा, बस आपने ये थोड़ा सा इजाफा कर देना है कि हाइड्रोजन को लाकर ओवरलैप कर लेना है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपके पास है, जो मैंने शुरू में बनाया था, ये क्या था, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन सॉरी कार्बन एटम, तो कार्बन एटम जो आपके पास यहाँ पर है, इसके पास क्या आ गए हैं, हाइड्रोजन, जो कि यहाँ से एक एटम दूसरे एटम में घुस गया है, और जो वो घुस गया है जितना भी, वो कहलाता है ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग अपनी मर्जी से जहां मर्जी नहीं हो सकती, बल्कि इसकी ओवरलैपिंग के लिए खास ओरिएंटेशन दरकार है, बाकायदा एंगल है और साथ साथ लेंस भी है। बहरहाल उसका तज़किरा आहिस्ता आहिस्ता होगा। तो मैंने sp3 के एतबार से आपको छोटी सी मिसाल यहीं से ही दे दी है, क्योंकि हमने इसको समझना था अपनी डेफिनेशन को समझने के लिए। इसी तरह अब आपको समझ में आ गई है कि अगर एक s और सिर्फ 2p आपस में मिक्स हो जाएं तो फिर 4 नहीं बल्कि 3 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और ऐसी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और लास्ट में sp के बारे में है, अगर एक s और एक p आपस में हाइब्रिडाइज्ड होकर नए स्टेट में जाएंगे ऑर्बिटल्स, तो जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होगी वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, तो इस sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मैंने एक तकसीम कर दिया है दो किस्म के मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो कार्बन के ही मॉलिक्यूल हैं जिनको आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जो आपने लास्ट लेक्चर लिया था वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में था। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है या आपको वो
नहीं अभी फ़िलहाल आपने देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि वहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी इथेन, इथीन, इथाइन और मीथेन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और जो कल हम करेंगे, एक्चुअली वो जो लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो दोनों जगहों पर है, यानी फर्स्ट ईयर में भी है और वो सेकंड ईयर में भी है। तो उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि फर्स्ट ईयर वाले देखेंगे तो भी उनके लिए फ़ायदा होगा और सेकंड ईयर वालों के लिए भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से वो मुकम्मल टॉपिक है। लेकिन चूंकि फर्स्ट ईयर में हाइब्रिडाइजेशन को सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तक महदूद नहीं रखा गया है, बल्कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में भी हाइब्रिडाइजेशन दी गई है। तो जो हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि अमोनिया, वाटर या बेरिलियम क्लोराइड वगैरह के बारे में होगा कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। अगर आपने जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखी है तो वो फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से या प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उसकी तरतीब के एतबार से वहां पर आप देख सकते हैं, या जस्ट आप यूट्यूब पे राइट करें हाइब्रिडाइजेशन उमैर खान अकेडमी, आपको डायरेक्टली वो लिंक मिल जाएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।